Morning everyone. Now next topic, Boyle-Savart's law in magnetic effect of current, magnetic field. Boyle-Savart's law. तो Boyle-Savart's law की एप्लीकेशन, Boyle-Savart's law को क्यों डिफाइन करते हैं, क्यों पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो Boyle-Savart's law can be used, या Boyle-Savart's law, with the help of Boyle-Savart's law we can find magnetic field at a distance due to a current element. एक current element से certain distance, ठीक है, certain distance पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूज करते हैं बाय-सावर्ट्स लॉ। ठीक, सपोज जैसे हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर, सपोज एक्स वाई, इसमें हमने सपोज किया आइडियल करंट एलिमेंट, एक करंट एलिमेंट ए बी, ठीक है, और करंट एलिमेंट से एक सर्टेन डिस्टेंस, रेडियस वेक्टर आर वेक्टर, तो एक पॉइंट पी है जिस पॉइंट पे हमने फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मेन कि मैग्नेटिक फील्ड बाय-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ बाय-सावर्ट्स लॉ, करंट एलिमेंट, एक स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण एक सर्टेन डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक, पॉइंट पी पे हमने क्रॉस लाइन से शो किया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग ना होके प्लेन के परपेंडिकुलर है, या तो टुवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर या आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। और इससे पहले ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करने के लिए, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम नॉर्मली जो पैटर्न दो इंडिकेशन का यूज करते हैं, एक तो डॉटेड लाइंस एंड एक क्रॉस्ड। डॉटेड लाइंस मीन्स जब हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे विद बाय डॉटेड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। इसका मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, बट आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। और जिस पॉइंट पे, जिन कंडीशंस पे हमने क्रॉस लाइंस शो की हैं, क्रॉस लाइंस मीन्स होगा क्रॉस लाइंस इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। परपेंडिकुलर तो है ये भी, बट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, तो एक एक्सपेरिमेंटल मैथमेटिकल रिलेशन जो एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट एक करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो तब मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी, तो बाय-सावर्ट्स ले इस एक्सपेरिमेंट बेसिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन हुआ पॉइंट पी पे, फर्स्ट करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आइडियल वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड करंट एलिमेंट, या कंबाइंड या सेपरेट भी लिख सकते हो, आइडियल। सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट एंड द लाइन join the point, या रेडियस वेक्टर join the point, dv is proportional to sin theta. And third, magnetic field due to current element is inversely proportional to the square of the magnitude of radius vector, यानी कि the distance between current element and the point at which magnetic field is to be find out. ऑन कंबाइनिंग, अगर इनको हम कंबाइन करते हैं, देखो ऑन कंबाइनिंग दीज फैक्टर्स, तो तब मैग्नेटिक फील्ड डेल बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, ये हो जाएगा। नाउ फिर देखो, ऑन रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, del b equal to k into I dl sin theta upon r square, where k is called proportionality constant and the value of this constant is depends on the system of units and the medium between current element and the point। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और करंट एलिमेंट के बीच जो मीडियम है, इस मीडियम और सिस्टम ऑफ चूजन, ठीक है, कौन सा सिस्टम हमने चूज किया है उस पर डिपेंड करता है। रिमेंबर, ध्यान रखना, इसकी वैल्यू, इस कांस्टेंट की वैल्यू दो फैक्ट पे डिपेंड करती है। एक
सिस्टम ऑफ यूनिट, सेकेंड मीडियम बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट। तो तब देखो अगर हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं फॉर फ्री स्पेस, इन या फॉर फ्री स्पेस एंड इन एसआई सिस्टम, फ्री स्पेस और एसआई सिस्टम के लिए k इक्वल टू, ये है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फ्री स्पेस k इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसकी वैल्यू होगी। और म्यू नॉट इसी कंडीशन पे यहीं पे अगर डिफाइन करते हैं वेयर म्यू नॉट इक्वल टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, जैसे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते टाइम कूलम्ब्स लॉ पढ़ते टाइम, कूलम्ब्स लॉ की एप्लीकेशन डिफाइन करते टाइम एप्सिलॉन नॉट डिफाइन किया, एप्सिलॉन नॉट क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसी म्यू नॉट मीन्स परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी भी एक सर्टेन वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की कितनी, 10 टू द पावर -7। और यूनिट डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट के लिए जो यूनिट आएगी इसकी टेस्ला मीटर पर एम्पियर, 4 पाई म्यू नॉट या वेबर पर मीटर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर मीटर या टेस्ला पर मीटर। तब देखो अगर ये वैल्यूज पुट करते हैं हम, तो ऐसा सिस्टम ऑफ फ्री स्पेस के लिए जो बाय-सवर्ट्स लॉ डिफाइन होगा, तो डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये है बाय-सवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। फिर इस एक्सप्रेशन को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिर नेक्स्ट कंडीशन सेगमेंट्स, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर वायर के सेंटर पे इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फर्स्ट हमने डिफाइन किया बाय-सवर्ट्स लॉ। बाय-सवर्ट्स लॉ क्या है कि बाय-सवर्ट्स लॉ की हेल्प से हम स्मॉल सेगमेंट्स, करंट एलिमेंट्स के कारण एक सर्टेन डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो हम डिफाइन करते हैं ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमने जैसे प्रूफ किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उस चीज़ को हम डिफाइन करेंगे किसकी हेल्प से, बाय-सवर्ट्स लॉ। इस चीज़ के लिए पढ़ते हैं हम बाय-सवर्ट्स लॉ, ओके। फिर देखो अगर बाय-सवर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म। तो डेल बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल, इसी को हम लिख सकते हैं या वेक्टर फिर लगा दें तो आइडियल इंटू आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ओके। जस्ट इस केस में हमने और डिटेल में अगर डिफाइन करते हैं तो एक यूनिट वेक्टर लिया पहले, फिर यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करोगे तो आर अपॉन कितना है, यानी कि इस केस में ये कहीं ना कहीं ये कंडीशन है कि आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यहाँ से हमने अगर आर क्यूब और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया तो उससे वो यूनिट वेक्टर का फाइंड किया। तो तब देखो अब इसको मैं वेक्टर फॉर्म पे डेल्टा वी वेक्टर इक्वल टू लिख सकता हूँ कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब, ये है वेक्टर फॉर्म। डेल बी वैक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म पे। अब वेक्टर फॉर्म पे है तो इसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो करंट एलिमेंट और रेडियस वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि इट्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग करंट एलिमेंट एंड रेडियस वेक्टर। और किस कंडीशन से फाइंड कर सकते हैं हम, राइट हैंडेड स्क्रू रूल एंड राइट हैंड थंब रूल। इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हम दो लॉज का यूज करेंगे यहाँ पे, अब या तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल।
और पॉइंट पी करंट की डायरेक्शन, सब चीज़ का इंडिकेट करना आपने, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और ये राइट साइड है। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्रॉस लाइन से शो है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, नॉर्मली परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक, तो ये इतना इस टाइप से ये ध्यान रखना पहले आप बायो-सैवर्ट्स लॉ। फिर देखो, ये तो जस्ट एक मैथमेटिकल रिलेशन आपने फिर अप्लाई करना है, मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड किया जो सिर्फ क्या है एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, ओके। और बीच में जो टर्म डिफाइन करने हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू, यूनिट, ठीक है, एंड एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। परमेबिलिटी मीन्स, परमेबिलिटी की मीनिंग क्या है, परमेबिलिटी मीन्स क्या होगा, किस टाइप से डिफाइन करेंगे हम परमेबिलिटी। परमेबिलिटी मीन्स हुआ कि डिग्री या एक्सटेंट की किसी सब्सटेंस के कितने अंदर तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर सकती हैं, वो है हमारे पास। वो परमेबिलिटी की मीनिंग अगर हमसे पूछी जाए, परमेबिलिटी की मीनिंग अगर डिफाइन किए थे कि, तो डिफाइन कर, इट इज़ द डिग्री और एक्सटेंट टू विच एंटर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डिग्री, कितने कहाँ किस रेंज तक एंटर कर सकते हैं, या किस डिग्री तक किस रेंज में उसे मैग्नेटाइज कर सकते हैं, वो परमेबिलिटी है, ओके। फिर बायो-सैवर्ट्स लॉ को कूलम्ब्स लॉ से कंपेयर करेंगे, राइट। नेक्स्ट, बायो-सैवर्ट्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ को अगर कंपेयर करेंगे हम, तो कंपेयर में देखो सिमिलैरिटीज़ भी हैं और डिफ्रेंसेशन भी है, डिफरेंट भी और सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज़ क्या है, कूलम्ब्स लॉ और बायो-सैवर्ट्स लॉ दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ओके, और दोनों लॉन्ग रेंज या ग्रेटर डिस्टेंस फोर्सेज हैं। मेन डिफरेंसेस ध्यान रखना, डिफरेंसेस का मेन क्या है कि कूलम्ब्स लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलॉन्ग मिलेगी आपको हमेशा, ठीक है। दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने की लाइंस के अलॉन्ग होगी, ठीक, या तो इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स। बट इस केस में जो डायरेक्शन होगी वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, जिस प्लेन पे रेडियस वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उनके क्या होगी, परपेंडिकुलर, ओके। मेन सेकंड जो डिफरेंस होगा, कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो स्केलर है, यानी कि dq स्केलर सोर्स है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सोर्स है, आइडियल वेक्टर, ओके। तो इस टाइप से कंपेयर और डिफरेंशिएशन ये कंप्लीट, इतना ध्यान रखना, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।